Good morning class. Today we will discuss characteristics property of transition element. देखो characteristics property के लिए मैं आपको दो तीन चीज़ें बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले हम सबको पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब ही वही होता है जिसके अंदर पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, राइट। पार्शियली फिल्ड का मतलब एक बात याद रखना, कंप्लीट तो 10 पर होता है मगर पार्शियली फिल्ड का मतलब है 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। इन सब जितनी भी प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे कहीं ना कहीं रोल ये होगा कि उसके अंदर पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। कहाँ कहाँ होगा। और दूसरी चीज़ आप ये नोट कर लेना कि डी ऑर्बिटल, दूसरी चीज़ एटॉमिक साइज के बारे में हम सबको पता है कि एटॉमिक साइज का वेरिएशन बहुत ही कम आता है, या तो थोड़ा सा इंक्रीज होता है या ऑलमोस्ट साइज सेम रहता है। 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को माइंड में रखकर हम ये सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो हमारी कौन सी है, वेरिएबल वैलेंसी और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो आपको पता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और वेरिएबल वैलेंसी का क्या मतलब है। हम डी ऑर्बिटल को बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो 3d एंड 4s 2 तो होता ही है इलेक्ट्रॉन, और 3d यानी कि 3d और 4s की एनर्जी कंपेरेबल बिल्कुल सेम होती है, या आप एक बात बोल दो ऑलमोस्ट सेम होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे वाई डी ब्लॉक एलिमेंट शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, द आंसर इज ड्यू टू 3d एंड 4s हैव ऑलमोस्ट सेम एनर्जी। तो इसकी वजह से उनके बीच में एक्सचेंज या एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ठीक है। और एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो सारे के सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब पूरा का देखो 3D के बारे में बात कर रहे हैं, स्कैंडियम से लेके जिंक तक +2 तो सबके अंदर कॉमन ही है, ठीक है। एक क्रोनियम और कॉपर को छोड़ के, इनके दोनों को छोड़ के, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि स्कैंडियम से लेके जिंक तक कितने ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। तो इसके लिए एक रूल याद रखना, n+2। n का मतलब देखो क्या है, हायर जो भी ऑक्सीजन n+ चेक करने के लिए क्या है n+2। n का मतलब कितना होगा, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे आप मैग्नीज का ले लेते हो तो मैग्नीज के अंदर देखो क्या है 5 है ना, डी के अंदर, तो इसकी इधर वैल्यू 5 पुट कर दो तो मैक्सिमम कितनी आ रही है 7 आ रही है, ठीक है। ये चीज़ किसके लिए वैलिड नहीं है, कॉपर और किसके, क्रोनियम के लिए, ठीक है। और दूसरी आपको ये चीज़ चेक करनी है, ये बात क्लियर होगी, ठीक है। और आपको ये भी मैं बता चुका था कि डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड D10 पे होता है, हाफ फिल्ड D5 पे होता है। इनको भी छोड़ के अब देखो क्या है, मैग्नीज के अंदर +2 ज़्यादा स्टेबल होगा, बिल्कुल होगा जी, क्योंकि D5 है। जिंक के अंदर भी ये फुली फिल्ड है, ठीक है, ये बात आ जाती है। अब थोड़े से और चेक कर लो, जैसे कि हम ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में यहाँ बात करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा कॉपर है, कॉपर, ठीक है, +2 के अंदर मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू कॉपर +1 किसके अंदर, एक्वस मीडियम में। इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि ये जो हमारा कॉपर है ये डिसप्रपोर्शन रिएक्शन शो करता है वाटर के अंदर जाते ही। अब देखो क्या +1 का क्या मतलब है, +1 का मतलब है कि S से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो D10 आ गया, ठीक है। और वाटर के अंदर जाते ही क्या हो जाता है, वाटर के अंदर ये +2 के अंदर स्टेबल होता है। +2 में स्टेबल होने का क्या मतलब है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये 2 बॉन्ड, ऑक्सीजन देखो क्या होता है, वाटर के अंदर जो H2 होता है उसके अंदर जो O है वो अपना लोन पेयर इजीली डोनेट कर पाता है कॉपर को, ठीक है। तो ये रीज़न हो गया। +2 में आपको बता ही चुका हूँ, कॉमन हो चुका है, ठीक है। तो ये आपको कुछ एग्जांपल दिए। तो मैं आपको 2 बातें और यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। जो भी हमारे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के एटम होंगे, लोअर में जैसे टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोनियम +2 के अंदर, ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट का काम भी करेंगे। और दूसरी बात बता देता हूँ, लोअर जो ऑक्सीडेशन के एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे आयनिक बॉन्ड भी बनाते हैं, आयनिक, ठीक है। इसके अपोजिट वाइस वर्सा बात करूँ मैं, तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के जो एलिमेंट है वो ऑक्सीडाइजिंग शो करेंगे, और ऑक्सीडाइजिंग शो करने का क्या दूसरी बात बोल दूँ, वो कोवलेंट को फेवर करेंगे, वो कोवलेंट को फेवर करेंगे, क्लियर है। अब आगे बात चलते हैं हम कलर्ड के लिए। कलर के लिए एक बात हमेशा याद रखना, मैं आपको 11th में भी बता चुका हूँ, कलर वही शो करता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और इसका रीज़न आप क्या बोलो, डी ब्लॉक एलिमेंट कलर शो करते हैं, तो आप इसका आंसर बता देना डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन कैसे होता है, आपको पता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट,
ठीक है, T2G में पढ़ा होगा, ये हम कोऑर्डिनेशन में डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या है वो EG में चला जाएगा, ठीक है, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। कलर का रीज़न देखो क्या है, कलर्ड आयन। कलर्ड आयन का रीज़न मैंने आपको क्या बताया था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, राइट, ये चीज़। तो जब भी कभी कलर्ड आए डी ब्लॉक के अंदर तो रीज़न लिख देना डी ट्रांजिशन। अब ये डी ट्रांजिशन क्या है, इस चीज़ को थोड़ा सा अभी समझ लो, बाकी कोऑर्डिनेशन में। जैसे डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, ये 2 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसको हम ईजी लेवल बोलते हैं, ये T2G। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट में होगा और उसको एनर्जी मिलेगी तो वो धीरे से क्या आएगा, एक्साइटेड हो जाएगा और आते हुए एनर्जी को एमिट करेगा, तो हमें क्या मिलता है, कलर। ये 11th का कंसेप्ट है। तो कलर शो करने का रीज़न पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होने की वजह से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से एक्साइटेशन होगी, एक्साइटेशन करते वहाँ पर अनस्टेबल फील करेगा, वापस आते हुए हमें एनर्जी को रिलीज करेगा। क्लियर है ये चीज़। सेकंड वन चीज़ हम देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में हम क्या डिस्कस करते हैं, इट सेल्फ एक एटम मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। 2 चीज़ों में रिवॉल्व करते हैं, कौन कौन से 2 मोशन होते हैं, 2 मोशन होता है, स्पिन मोशन और प्लस में ऑर्बिटल मोशन। इन स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड को अंदर, ठीक है, अगर हम किसी सब्सटेंस को रखते हैं तो उसके अंदर हमें 2 एक्टिविटी नज़र आती है, एक होती है अट्रैक्टेड, ठीक है, और दूसरी क्या होती है, रिपेल्ड। जो अट्रैक्ट होगा वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अनपेयर्ड का मतलब क्या होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो रिपेल करेगा वो हमारा क्या होगा, डायामैग्नेटिक इन नेचर। डायामैग्नेटिक नेचर का होगा, इसका मतलब क्या होगा, वो पेयर्ड अप होगा, राइट। तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर आपको निकालना है कि किसी का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या, मैग्नेटिक मूवमेंट अगर आपको किसी का निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, √n+2 Bm, बोहर मैग्नेट्रॉन। अगर सपोज दैट ले लो Mn2, मैग्नीज 2 पॉजिटिव का निकालना है, तो D के अंदर कितने ऑर्बिटल, यानी कि D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, D के अंदर 5, तो n की वैल्यू पुट कर देना, क्या 5 और 7 √35, इसको सोल्व कर देना, वो हमारा बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। फिर उसके बाद देखो क्या आता है, उसके बाद आता है हमारा कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी के लिए हमें देखो क्या, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो होता है जो हमें लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए, किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट बढ़ाने के लिए हमें कैटलिट की जरूरत होती है। अब अगर आप कोई बोले कि ट्रांजिशन एलिमेंट कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, तो एक बात ये याद रखना, एक रीज़न होगा आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और आप दूसरा रीज़न क्या दोगे, दूसरा रीज़न आप ये दोगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, ठीक है, या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन या इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, इसकी वजह से। अब मैं कुछ एग्जांपल बता दूं, जैसे आयरन हैबर प्रोसेस में यूज होता है, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड अपना कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज होता था, और ओसवार्ड प्रोसेस किसके लिए यूज होता था, नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए, उसमें प्लेटिनम, निकल, ये सब कहीं ना कहीं यूज होते थे। अब एक बात और भी आ जाती है जिसको हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन, देखो भाई एलॉय क्या होता है, एलॉय वो होता है जिसके अंदर कम से कम 2 मेटल आपस में कंबाइन हो और एटलीस्ट एक नॉन मेटल भी आपस में कंबाइन हो सकती है और होमोजीनियस मिक्सचर बना दे। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल बट
हैव एटलीस्ट वन नॉन मेटल, वो हमारा एलॉय फॉर्मेशन में आ जाता है। जैसे ब्रोंज हो गया, कॉपर और एसन, कॉपर उसके अंदर लगभग 90% होता है और एसन अपना 10% होता है। इसी तरह ब्रास, गन मेटल, जनवर, सिल्वर, ये सब के सब एलॉय फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा हमारा आता है फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, समझो क्या है। नेक्स्ट हमारा आता है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। देखो भाई, इंटरस्टिशियल कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, पहले इसका मतलब बता दें। हम सबको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर साइज ऑलमोस्ट सेम ही रहता है या थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। तो अब इन दोनों को ऐसे मिला दूं मैं आराम से, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही साइज है। तो इसके अंदर ये जो जगह बच गई है, इसको हम क्या बोलते हैं, वॉइड, ठीक है, वॉइड या इंटरस्टिशियल साइट बोल देंगे या वॉइड बोल देंगे। इनके बीच में कौन कौन से एटम आ सकते हैं, इनके बीच में हमारे नॉन मेटल कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन और बोरोन, ठीक है, और नाइट्रोजन, इस तरह के स्मॉल एलिमेंट फिट हो जाते हैं। और इस, ठीक है, क्योंकि उनका साइज छोटा होता है और जिसकी वजह से एक बहुत ही बढ़िया, ठीक है, नॉन स्टिचोमेट्रिक कंपाउंड बन जाता है, जिसकी वजह से हार्ड होते हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है और ये लगभग मेटेलिक कंडक्टिविटी को फेवर कर लेते हैं और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, ये केमिकली इनर्ट हो जाते हैं, बिल्कुल जगह ही नहीं बचती, ठीक है। अगला टॉपिक अगर हम डिस्कस करें, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। भाई ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात आती है, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो अगर डी ब्लॉक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है, सबसे बड़ा रीज़न ये होगा कि क्योंकि इसके अंदर डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट फील्ड होते हैं। इनकम्प्लीट फील्ड होने का मतलब स्पेस होता है डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का, और एक्सेप्ट करने का अगर रहेगा तभी ये कोऑर्डिनेट बना पाएंगे, ठीक है, समझ गए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है किसी के साथ। और अगर हम उसका एग्जाम्पल दे दें तो इसका एग्जाम्पल देखो क्या है, CuNH3 का 2 पॉजिटिव, मान लो ये 4, ठीक है, ये तो इसके अंदर कॉपर 2 पॉजिटिव में अमोनिया के साथ 4 बॉन्ड बनाता है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। क्लियर है? आई होप आपको ये पूरा बढ़िया सा क्लियर हो जाएगा। 2 बातें 3 जो याद रखनी है वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ।